प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर के नीति शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय नीति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, जो आपका पहला यूनिट है। आज हम भारतीय नीति शास्त्र की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपने भारतीय नीति शास्त्र के परिचयात्मक स्वरूप के बारे में जाना, भारतीय नीति शास्त्र की धार्मिक और दार्शनिक पूर्व मान्यताओं के बारे में जाना। भारतीय नीति शास्त्र की विशेषताएं हम आपके समक्ष इसलिए चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में भारतीय नीति शास्त्र के सरोकार या कंसर्न दिए गए हैं। आपके भारतीय नीति शास्त्र के जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत दो टॉपिक हैं, कंसर्न एंड प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन पूर्व मान्यताएं हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और कंसर्न की चर्चा अब हम करेंगे। पर उससे पूर्व आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि भारतीय नीति शास्त्र जो सरोकार रखता है उसमें उसकी कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। जब आप इन विशेषताओं को देख लेंगे, और अधिकांश पुस्तकों में विशेषताओं की चर्चा है, तो आप उसके आधार पर इसके सरोकारों का भी निगमन कर सकेंगे और निष्कर्ष रूप में उसे प्राप्त कर सकेंगे। यूं तो नीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के आचरण से संबंध रखता है, तो भारतीय हो या पाश्चात्य, दोनों का ही उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना है कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्या करना उसके लिए उचित है और क्या करना उसके लिए अनुचित है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि नीति शास्त्र शुभ और अशुभ कर्मों के भेद का विज्ञान है, जो हमें आचरण के मापदंड प्रस्तुत करता है और एक तरह से हमारे जीवन के सामान्य मार्गदर्शन में सहायता करता है। भारतीय नीति शास्त्र को जब आप देखते हैं तो उसमें कुछ अवधारणाएं हैं जो उसकी विशेषताओं के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी ही पहली अवधारणा है पुरुषार्थ साधन। नीति शास्त्र का एक प्रमुख उद्देश्य आप कह सकते हैं मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार है। ये लक्ष्य तात्कालिक या देशकाल परिस्थिति विशेष भी होते हैं, और ये लक्ष्य जो है वो अंतिम लक्ष्य या सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में भी होते हैं। तो भारतीय नीति शास्त्र में इन लक्ष्यों को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित और तार्किक तरीके से जो है पुरुषार्थ धारणा के अंतर्गत रखा गया है। और जीवन को, मनुष्य जीवन जिसमें कि मनुष्य को एक नैतिक कर्ता माना जाता है, वो जो भी करता है उसे संकल्प की स्वतंत्रता मिली है, जिस भी प्रकार से अपने ऐच्छिक कर्मों को संपादित करता है उसके साथ नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न जुड़ा रहता है। इसलिए भारतीय नीति शास्त्र में जो ये पुरुषार्थ साधना है, इसमें मनुष्य के समस्त उत्तरदायित्व भी जो है शामिल होते हैं, और हम मनुष्य के कर्तव्यों को और उत्तरदायित्व को इस पुरुषार्थ साधना के अंतर्गत देख सकते हैं। पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य हैं, और मनुष्य जो भारतीय नीति शास्त्र है उसमें लक्ष्य ऐहिक भी है और पारलौकिक भी है। यानी जब हम संसार में सामाजिक जीवन, समाज जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे समक्ष लक्ष्य रहते हैं, और इस लोक के बाद भी एक जो है और लोक है या इस लोक का विस्तार है, या मृत्यु के बाद भी हम मरणोपरांत जीवन की बात सोचते हैं कि हमारा अंततः क्या होगा, जीवन की ये जो हमें जीवन मिला है इसकी सिद्धि किस प्रकार से होगी, तो इसके लिए पारलौकिक मूल्य भी है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य है और मूल्य है। आप सभी विद्यार्थी विद्यालयी जीवन में ही इस बात को पढ़ लेते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़ा एक सामान्य सा प्रश्न है कि कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इनका जो क्रम है वो विद्यार्थियों आप इसी तरह से याद करिएगा, क्योंकि ये पुरुषार्थ जो है वो ऐसा नहीं है धर्म अलग है, अर्थ अलग है, काम अलग है। ये चारों पुरुषार्थ जो है वो एक प्रकार से आपके जीवन जीने की सुव्यवस्था को प्रकट करते हैं। तो इनमें जो आधारिक पुरुषार्थ है, जो फंडामेंटल है या बेस है, वो धर्म है। धर्म का अर्थ है सदाचार, यानी जब समाज जीवन जिया जाता है तो जो नीति की स्थापना होती है, आदर्श आचरण की स्थापना के नियम होते हैं, तो उस सदाचार का पालन धर्म है, वो एक प्रकार से हमारे कर्तव्य हैं। अब इस धर्मानुसार अर्थ देखिए, पुरुषार्थ की धारणा जो है वो मनुष्य का जो एक स्वाभाविक रूप है, जो नेचर ऑफ मैन हमें जिसे कहते हैं, उसके आधार पर रचा गया है। मनुष्य में इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। उन इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए उसे साधन चाहिए होता है। बिना साधन के आप किसी भी इष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको यदि सुख चाहिए तो सुख के साधन चाहिए पहले तो, और सुख की जो उत्पत्ति है वो आप कह सकते हैं कि आपकी स्वाभाविक इंद्रियों से सुख को प्राप्त करने की जो भावना है, इसकी उत्पत्ति आपकी स्वाभाविक इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो अर्थ और काम, इसके संबंध में आप
यदि धारणाएं स्पष्ट करते हैं तो अर्थ एक प्रकार से सुख के साधनों का अर्जन है और काम जो है वो सुख की प्राप्ति है या उपलब्धि है, या हम कह सकते हैं हमारी इंद्रिय जनित इच्छाओं की संतुष्टि है। तो इस क्रम में सबसे पहले धर्म है, यानी सदाचार के नियमों को आधारिक रूप से रखते हुए आप साधनों का उत्पादन कर सकते हैं, अर्थार्जन कर सकते हैं, जीविका प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्मानुसार अर्थ आपको समाज में ग्रहण करना चाहिए एक अच्छे नैतिक जीवन के लिए। कामनाएं मनुष्य में स्वाभाविक हैं, यानी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो प्रत्येक प्राणी में होती हैं, मनुष्य में भी होती हैं, पर चूंकि मनुष्य विवेकशील है और उसने अपनी विवेकशीलता से अपने रहने के नियम, अपनी मर्यादाएं तय करी हैं, इसलिए धर्मानुसार जब आपने अर्थ का या सुख के साधनों का अर्जन कर लिया, तब आप उस सुख की उपलब्धि कर सकते हैं या काम या इंद्रियों की संतुष्टि कर सकते हैं। पर इन सब में धर्म की मर्यादा रहनी चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों जो है इसे त्रिवर्ग भी कहा जाता है। महाभारत के ग्रंथ में इस त्रिवर्ग की चर्चा भी की गई है, क्योंकि एक समाज जीवन जीने के लिए ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, यदि हम नीति शास्त्र की बात करते हैं और आचरण के महत्व को समझते हैं, तो फिर धर्म के महत्व को भी समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताएं समाज की मर्यादा के भीतर या धर्मानुसार ही प्राप्त कर सकता है। यही व्यक्ति के लिए अच्छा है और यही समाज के लिए अच्छा है। अब मनुष्य जो जीवन जीता है उसमें नीति शास्त्र का एक दूसरा उद्देश्य भी प्रकट होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मतलब आज के संदर्भ में हमारी ड्यूटी ये है, देश काल परिस्थिति अनुसार हमें ये करना उचित है, पर अंततः मेरे पूरे जीवन के लिए क्या दिशा में पकड़ूं जिससे मेरा जीवन जो है परम सुख को प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय नीति शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पुरुषार्थ साधना है। आगे पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ के अंतर संबंधों पर एक लेक्चर जो है विस्तार से, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में पुरुषार्थ को एक अलग से भी टॉपिक के रूप में दिया गया है, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, भारतीय नीति शास्त्र के संबंध में जो एक पाश्चात्य नीति शास्त्र से अंतर भी आता है कि पाश्चात्य नीति शास्त्र में नैतिक कृत्यों के विश्लेषण को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और उनकी जिस तरह से उत्पत्ति हुई है, उनके संबंध में जिस प्रकार से सोच विचार हुआ है, वहाँ पर तर्क जो है वो प्राथमिक रूप से है। परंतु भारतीय नीति शास्त्र जो है वो प्रयोजनवादी रहा है और व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति जो है यहाँ प्रमुख विशेषता मानी जाती है। व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब है कि हमारा जो जीवन है, उस जीवन की जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करना हमारे यहाँ प्राथमिक रूप से लिया गया है, न कि तार्किक चिंतन या नैतिक कृत्यों का विश्लेषण हमने आधारिक रूप से या प्राथमिक रूप से नहीं रखा है। अब जीवन की समस्या सबसे बड़ी क्या है? आप सभी भारतीय दर्शन में जानते हैं कि ये जो सांसारिक जीवन है इसको हमारे मनीषियों ने दुख रूप माना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुखी है वो भी ऐसा नहीं कहता कि मैं निरंतर सुख को प्राप्त कर रहा हूँ। सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है, आप जब थर्ड ईयर में सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी स्पष्ट होगी कि एक ही विषय है, उससे कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई उदासीन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी परिवर्तनशील व्यवस्था है, जिसमें दुख जो है वो एक नैसर्गिक सत्य के रूप में आपके समक्ष प्रकट होता है। नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, सबको इसका अनुभव होता है, कोई इसे समझ लेता है और कोई नहीं समझता, वो और दुखी होता रहता है। तो भारतीय नीति शास्त्र में दुख के कारणों पर पर्याप्त चिंतन हुआ है और दुख निवृत्ति के उपाय बताए गए हैं। भिन्न भिन्न जो हमारे दार्शनिक स्कूल हैं, हमारे जो विचारक रहे हैं, उन्होंने दुख निवृत्ति के उपाय रखे हैं। तो भारतीय नीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहता है। तीसरा, आप भारतीय नीति शास्त्र में देखेंगे कि हमारे यहाँ बार बार ये कहा गया है कि भाई ये जो दुख है वो बंधन के कारण है और बंधन जो है वो अज्ञान के कारण होता है। तो जब तक हम वास्तविक तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, जो जीवन का, जगत का सारभूत तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम जीवन की समस्याओं का निराकरण भी नहीं कर सकते या दुखों से विमुक्त भी नहीं हो सकते। तो इस रूप में भारतीय नीति शास्त्र में तत्व ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। यही कारण है कि जब हम भारतीय नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हम दर्शन से स्वतंत्र नीति शास्त्र नहीं देखते,
धर्म से स्वतंत्र नीतिशास्त्र नहीं देखते, धर्म से स्वतंत्र तत्व ज्ञान नहीं देखते। तो पश्चिम में जहाँ ये अलग अलग विधाओं के रूप में स्वतंत्र रूप से ज्ञान की शाखाएं हैं, हमारे यहाँ दर्शन, धर्म और ज्ञान जो है सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। और अज्ञान को जो है, अज्ञान के निराकरण का जो है उपाय जो है नीति शास्त्र में प्रमुख से रखा जाता है। भारतीय नीति शास्त्र जो है उसमें हम महत्वपूर्ण विशेषता ये देखते हैं कि यहाँ कर्म का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कर्म का सिद्धांत जो है वो नीति शास्त्र के लिए एक बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं कि समर्थक सिद्धांत है, क्योंकि किसी भी रूप में ये भाग्यवाद का समर्थन नहीं करता। पश्चिम में जिसे भाग्यवाद या देववाद कहा जाता है, उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि कोई एक पारलौकिक सत्य है या कोई एक पारलौकिक सत्ता है, हमें वो एक तरह से वो संचालित करती है। और जो ईश्वर ने लिखा है, ये धर्म के संदर्भ में आता है कि जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखा है, अब हमें उसे सहना है और अपनी परीक्षा देनी है। पर भारतीय दर्शन के कर्मवाद की धारणा में जो देव है, दैव का सिद्धांत है, वो दैव का सिद्धांत पुरुषार्थ का सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम जो करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। इस रूप में आज जो हमें जीवन मिला है वो हमने ही अपने भाग्य को स्वयं लिखा है। तो भारतीय नीति शास्त्र की दृष्टि में आप भाग्य निर्माता भी हैं। और ये संसार एक कर्म भूमि है, इसमें आप अभी जो भोग रहे हैं कर्म, ये आपका प्रारब्ध है। पर साथ ही साथ जो आप कर रहे हैं उसके फल संचित होते जा रहे हैं। तो संसार कर्म भूमि के साथ कर्मफल की धारणा भी है। और इन फलों का संचय आगे जो आपके आगामी जीवन होंगे उसमें आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो भाग्यवाद से बिल्कुल अलग सिद्धांत है। मनुष्य को पुरुषार्थ करने को प्रेरित करने वाला सिद्धांत है। अपने खुद के कर्मों का नैतिक उत्तरदायित्व लेने का सिद्धांत है। तो ये भारतीय नीति शास्त्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कर्मवाद के सिद्धांत को जब हम आगामी लेक्चर देंगे तो विस्तार से कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इस सिद्धांत की समीक्षा, इस सिद्धांत के अन्य प्रकार के संप्रत्यों से तुलना, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय नीति शास्त्र की पांचवी विशेषता हमें कहेंगे कि भारतीय नीति शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो ऐसा नहीं है कि मनुष्य के किसी एक पक्षीय जीवन की ही व्याख्या कर रहा हो। इसका दृष्टिकोण सर्वांगीण है, बहुमुखी है। यानी हमारा जो जीवन है उसमें हम देखते हैं कि हमारा एक दैहिक और शारीरिक पक्ष भी है, एक मानसिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो इन सभी पक्षों पर भारतीय नीति शास्त्र में विचार किया गया है और सभी दृष्टियों से मनुष्य के विकास का मार्ग भी जो है बताया गया है। इसी रूप में पुरुषार्थ की धारणा है, जहाँ धर्म है, हमारा सामाजिक जीवन जिस प्रकार का है उसमें धर्म जो है वो उसमें मार्गदर्शन देने वाला तत्व है। फिर अर्थ और काम है जो हमारे शारीरिक मानसिक जीवन के पक्षों से जुड़े हुए हैं। और मोक्ष है जो आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है। इसी प्रकार जीवन की अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक 25 वर्ष में जब हम शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने को तैयार करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जाना जाता है। फिर हम समाज में इस गृहस्थ बनकर सहयोगी बनते हैं, मानव जो संतति है इसके विकास का भी कार्य करते हैं और समाज के पालन पोषण भरण पोषण का उत्तरदायित्व भी लेते हैं। तो ये कार्य गृहस्थाश्रम में होता है। तत्पश्चात 50 वर्ष से 75 वर्ष तक जो है वो स्वाध्याय, यानी अपने जीवन को जो है एक ऐसी आगामी यात्रा के लिए तैयार करना जो हमें सर्वोच्च लक्ष्य की ओर पहुंचाए, और साथ ही साथ अपने जो है बाकी के ऋण जो रह गए हैं समाज के उनकी पूर्ति करना। तो ये वानप्रस्थाश्रम में संभव होता है। और जो लास्ट है 75 के बाद वो संन्यासाश्रम है, जिसमें हम आत्म तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार भारतीय नीति शास्त्र की विशेषता के रूप में ये प्रकट होता है कि इसका बहुमुखी दृष्टिकोण है, एक पक्षीय दृष्टिकोण, या ऐसा हम कहें कि आंशिक इसने मानव जीवन के पक्षों को उठाया है, ऐसा नहीं है। सर्वांगीण दृष्टिकोण की व्याख्या भारतीय नीति शास्त्र करता है। भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र में जो एक प्रमुख भेद ये भी माना जाता है कि यहाँ पर नीति शास्त्र में इंद्रिय अनुभव को सीमित माना जाता है। और कई बार हम ये ऐसे उदाहरण अधिकांश से देखते हैं कि आदर्श जीवन के लिए इस तरह की उच्चतर स्तर की, जहाँ पर चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त हो गया है, वहाँ से निर्देशन प्राप्त होता है। तो इसका एक आकर्षण भारतीय नैतिक परंपरा में रहा है। इसलिए तपस्या, ज्ञान, योगाभ्यास, आत्मसमर्पण, ब्रह्मानुभव का वास्तविक
जो है उपलब्धि, इन सब पर विचार किया गया है। साथ ही हमारे यहाँ यह भी माना गया है कि जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ज्ञान के अधिष्ठान देवता को भी स्वीकार किया गया है। आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य शिक्षा के संबंध में या ज्ञान के संबंध में होता है तो हम माँ शारदा की आराधना करते हैं। कोई व्याख्यान भी होता है तो हमारी परंपरा रूप में पहले मंगलाचरण होता है। तो हम ये मानते हैं कि ज्ञान का अधिष्ठान जो है वो मनुष्य से कहीं ऊपर, चेतना के किसी और उच्चतम स्तर पर या सत्ता के स्तर पर है। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा या सरस्वती जी की भी धारणा जो है भारतीय नीति शास्त्र की बहुत बड़ी विशेषता है। भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि मनुष्य अपने शुद्ध शुभ आचरण का अभ्यास करता है या नैतिक जीवन का अभ्यास करता है, तो उससे बार बार जो है एक मार्गदर्शक सूत्र आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब आप ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये बाहर जो है आपके आभ्यंतर जगत में भी इसी प्रकार से स्थित है। आप इसे अनुभव कर सकते हैं, यानी एक तरह से आप समूचे ब्रह्मांड का अनुभव जो है अपने आभ्यंतरिक उसमें जो है धरातल पर कर सकते हैं। और नैतिकता के जो संदर्भ में हम कह सकते हैं कि स्रोत हैं, या कहाँ से हम ये जानें कि शुभ क्या है अशुभ क्या है, उसके संबंध में हमारे यहाँ चार चीज़ें जो हैं, चार एक तरह से मापदंड रखे गए हैं कि ये स्रोत हैं जो आपको उचित और अनुचित का मार्गदर्शन दे सकते हैं या नीति का मापदंड दे सकते हैं। पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सदाचार और चौथा है अंतरात्मा का भाव। यानी वेद, स्मृति और सदाचार फिर भी आपको अपने से बाहर दिखाई दे रहे हैं, पर यदि आपका चित्त या अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष स्वार्थ नहीं है और वो चेतना के उच्चतम स्तर का अभ्यास कर चुका है, तो अंतरात्मा का भाव भी जो है हमारे यहाँ नैतिकता का निर्धारण करने में सक्षम माना गया है। भारतीय नीति शास्त्र की आठवीं विशेषता है कि हमारे यहाँ धर्म और नीति को सर्वोपरि माना गया है। कई बार इस कारण से एक भ्रम भी पैदा होता है और बार बार हमारे नीति शास्त्र की आलोचना भी की जाती है कि हमारा नीति शास्त्र जो है वो उपदेशात्मक ज़्यादा है, प्रवचन ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ धर्म को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि बेशक इस संसार को बहुत से ऐसे दर्शन हैं जिसमें जैसे आप देखते हैं माया मानते हैं, अवास्तविक मानते हैं और जो है उच्चतर लक्ष्य या अध्यात्म की बात करते हैं, पर समाज जीवन को किसी भी दर्शन ने उपेक्षा नहीं की है। और समाज जीवन के जो नियम होते हैं, उन नियमों को जिसे हम कहते हैं ना धारण करने योग्य जो हैं या अपनाए जाने योग्य नियम हैं, उसे ही हमारे यहाँ धर्म कहा गया है और धर्म को बहुत महत्व दिया गया है। ये धर्म रिलीजन के अर्थ में नहीं है, आप इसे स्पष्ट कर लीजिए। इसीलिए बहुधा पश्चिमी विचारकों को ये भ्रम हो जाता है कि हम जो है नीति के अंतर्गत धार्मिक प्रवचन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये धर्म जो है मनुष्य के समाज जीवन से जुड़े हुए कर्तव्य हैं और ये पूरी तरह से एक नैतिक धारणा है। पश्चिम भी जिसको नैतिक धारणा मानता है, नैतिक निर्णय मानता है, ये उसी प्रकार के निर्णय हैं, बिल्कुल उसी तरह से सोचे विचारे और प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए धर्म के रिलीजन से भेद को हमें स्पष्ट रूप से अपने मन में रखना चाहिए। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय नैतिक परंपरा में धर्म का यानी सामाजिक जो आचरण है, वो भी शुभ आचरण जिसे हम सदाचार कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। मोक्ष की धारणा, हमारे यहाँ ये माना गया है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं वो अभी तात्कालिक दृष्टि से शुभ कहा जा सकता है, परंतु ये काम तब और अच्छा होगा जब वो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य या मोक्ष की ओर ले जाए। योग जो है, हम देखते हैं कि आज के समय में योग बड़ा लोकप्रिय जो है एक ऐसा शास्त्र के रूप में आपको उपलब्ध हो रहा है। पर योग की भी मुख्य धारणा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक जीवन को अधिक जो है निर्मलता और प्रेम के साथ जो है जी सकते हैं। पर अंततः योग भी जो है वो आत्म साक्षात्कार का साधन है। तो मोक्ष की प्रवृत्ति जो है हमारे नीति शास्त्र की एक विशेषता है और उसको हमने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में देखा है। भारतीय नीति शास्त्र में बहुधा जब ये आक्षेप लगता है कि ये तो जो है कहीं ना कहीं इस सांसारिक जीवन की उपेक्षा करता है, तो वहीं पर उस आपत्ति का जो है हम
उत्तर दे सकते हैं कि नहीं, हमारे नीति शास्त्र में सामाजिक व्यवस्था पर बहुत बल दिया गया है और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। पहला, आश्रम व्यवस्था। इसमें जीवन में जब हम समाज जीवन में जीते हैं तो देखिए सबसे एक प्रकार की अपेक्षा एक साथ नहीं कर सकते। बच्चों से कुछ अलग अपेक्षाएं होंगी, युवाओं से अलग अपेक्षा होंगी, जो प्रौढ़ हैं उनसे अलग होंगी और वृद्ध व्यक्तियों से अलग होंगी। तो हमारे यहाँ इसीलिए जीवन को 100 वर्षों में बांटते हुए 4 प्रकार के आश्रम, जैसे कि अभी हमने पहले चर्चा करी, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की चर्चा की गई है। तो ये पूरी एक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली व्यवस्था है। दूसरा, हमारे यहाँ लोक संग्रह की धारणा, ये प्रमुखतः हम भगवत गीता में लोक संग्रह की धारणा देखते हैं। आगे इस पर भी एक विस्तृत लेक्चर होगा। तो लोक संग्रह का मतलब है लोक कल्याण की भावना। जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार के कल्याण की भावना, उसके शुभ की भावना, कभी भी इसको किसी भी प्रकार के नाश या नुकसान पहुंचाने की हम चेष्टा न करें, ये निरंतर ख्याल रहे। और जो भी हम करें वो यदि सांसारिक यज्ञ में इस जो है लोक के कल्याण के लिए होता है तो वो एक उचित मार्ग है। तो लोक संग्रह की धारणा जो है वो भी सामाजिक व्यवस्था पर बल देती है। हमारे यहाँ जो मुक्ति की बात की गई है तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दोनों को स्वीकार किया गया है। और हमारे दर्शन में जीवन मुक्त पुरुष की धारणा की गई है कि ऐसा नहीं है जो आपने जो है आत्म उपलब्धि कर ली, ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, आत्म सिद्धि कर ली तो आप अब आपके संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष की धारणा ये इंगित करती है कि एक बुद्ध पुरुष जो है उसके भी संसार के प्रति कर्तव्य रहते हैं। वो सांसारिक जीवों को, अन्य सांसारिक जीवों को दुख और कष्ट से और अज्ञान से मुक्ति दिलाने में प्रयास करता है। हम देखते हैं कि जो तीर्थंकरों की परंपरा है जैन धर्म में, महात्मा बुद्ध का जो एक जीवन हमने देखा कि निर्वाण के बाद भी उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें जीवन मुक्त पुरुष के रूप में जीवन जिया और सभी लोगों को जो है अपनी देशनाओं के द्वारा जो है जागृत करने का प्रयास किया कि वास्तविक नैतिक मार्ग किस प्रकार का है। आचार्य शंकर ने जो है सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा और एक सामाजिक जीवन, एक उन्नत चेतना के स्तर पर सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए, इसकी शंकराचार्य ने हमें इसका ज्ञान उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष की धारणा जो है वो भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है। इसी के साथ हमने भारतीय नीति शास्त्र की विशेषताओं के प्रमुख पक्षों को देखा। हम इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, पर आप विद्यार्थियों से ये आशा है कि आप इन विशेषताओं के आधार पर अब ये स्वयं निगमित करने का प्रयास करें कि भारतीय नीति शास्त्र के जो आपके सिलेबस में दिया गया है सरोकार क्या है। सरोकार का तात्पर्य है कि उसका किन चीज़ों से मतलब रहा है, उसकी चिंताओं के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। अगले लेक्चर में हम आपके साथ इन्हीं भारतीय नीति शास्त्र के सरोकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।